देखिए, आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो वो सारी चीज़ें वन बाय वन करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन देखिए। अब स्ट्रेट लाइन के दो दो क्वेश्चन भी आए हैं और कभी कभी तीन भी आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सर्कल के साथ भी कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो जो ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट लाइन भी है, सर्कल भी है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, सर्कल का कॉन्सेप्ट, वो दोनों में काउंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में भी, सर्कल में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन कंपलसरी, दो भी आते हैं और तीन भी आ जाते हैं। चलिए, अब स्ट्रेट लाइन में पहले आज जो हमारी फर्स्ट पार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, उसमें क्या क्या आएंगे? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे निकलती है ए बी, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ऐसे 3D में था, ऐसे 2D में है। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन मतलब है क्या भाई? ये दो पॉइंट है प्लेन में, और ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के x2 y2, और पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम एन रेशियो में। ठीक है, और हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं? पी कैसे आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट से। तो एम को x2 के साथ मल्टीप्लाई करो, mx2, प्लस ये जो n है क्रॉस में, x1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस nx1, और अपॉन में m प्लस n। तो ये क्या है? पी का एक्स कोऑर्डिनेट, जो ए और बी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करके बना है। ऐसे ही जो पी है उसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट से बनेगा। कैसे? ये जो एम है, एम y2 प्लस n y1, एम y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और ए अगर ए और बी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? ए x1 y1, बी x2 y2। तो x1 प्लस x2 y2, कॉमा y1 प्लस y1 प्लस y2 y2, ये ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, और एक पॉइंट है पी, जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट, और पी कैसे डिवाइड कर रहा है? एम एन रेशियो में। मतलब ए पी और बी पी, ये जो डिस्टेंस है इनके रेशियो कितना है? एम बाई एन, और पी ए बी के बाहर है। तो पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो निकलेंगे ऐसे ही जैसे जब पी इंटरनली डिवाइड करता था, वही माइंड में रखना है। और उसमें जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस कर दो। ठीक है, ऊपर जाओ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था, इसमें यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि जब पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम एन रेशियो में, याद यही रखना है। अगर पी एक्सटर्नली बोले तो इसमें माइनस माइनस लगा देना यहाँ पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। जैसे फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग 2,3 7,9 एक्सटर्नली इन द रेशियो। तो पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये है 2,3, बी है 7,9, और पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो बिना फॉर्मूले को देखे हुए भी। जैसे इंटरनल डिवीजन के लिए, ये जैसे अगर इंटरनल 2,3 होता, 2:3 होता,
P यहाँ पर है 2:3, तो फॉर्मूला वही लगाना है बस। 2 इधर, 2 × 7 प्लस 3 × 2, तो प्लस की जगह माइनस कर देना। तो वो जो रेशियो वाला फॉर्मूला था 2:3, तो यहीं पे सोच के चलो कि ये 2:3 ऐसे है, 2 इसके साथ 3 इसके साथ, तो 2 × 7 इंटरनल में प्लस होता है, इसमें माइनस, 2 × 7 3 × 2 अपॉन में m प्लस n, नीचे m माइनस n। अब y कोऑर्डिनेट 2 × 9 माइनस 3 × 3, 2 × 9 माइनस 3 × 3 बाई m माइनस n, 2 माइनस 3। तो हमारा p के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 14 माइनस 6 बाई -1 और 18 माइनस 9 बाई -1। तो p के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, माइनस का 8 और -9, ये है p के कोऑर्डिनेट। तो फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ 1,1 10,3। भाई जैसे a पॉइंट दिया है 1,1 और b पॉइंट 10,3, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, वो ऐसे दो पॉइंट आएंगे जो इस लाइन को ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक P आ गया और एक Q, इन्हीं P और Q को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो इस लाइन के 3 बराबर हिस्से कर देंगे। ठीक है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट P, अब पॉइंट P को निकालता हूं। तो अगर मिड पॉइंट निकालना होता जो इसके 2 बराबर हिस्से, तो हम इसको 1:1 लेके चलते। रेशियो क्या होता है, 1:1। अभी ये वाला इसको लेंगे जब P का निकालना है, ये वाला P। तो ये जो रेशियो है, इन डिस्टेंसेस का जो रेशियो रहेगा AP और BP का रेशियो, वो 1:2 रहेगा जब हम P निकालेंगे। तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, फॉर्मूला लगाएंगे। फिर जब Q का निकालेंगे, Q AB को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो 2:1, AQ और BQ, ये जो रेशियो है डिस्टेंसेस का 2:1। हमें क्या करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स, Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। तो दोनों हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो उसने क्या किया, पहले P निकाला है, तो P यहां से देखो, P ये रहा, P का पिक्चर AB, P 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे, इंटरनली 1 10 के साथ 1 × 10 प्लस 2 × 1 अपॉन m प्लस n, 1 + 2 3। तो कितना आ जाएगा, 10 + 2 12/3 4, ये आ गया। y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट कैसे आता है, y कोऑर्डिनेट आएगा, ये 1 तो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इस 1 के साथ, तो 1 × 3 प्लस 2 × 1 बाई m प्लस n 3। तो कितना आ गया, 5/3, ये आ गया P। Q ये रहा और ये रहा Q। तो Q कैसे डिवाइड कर रहा है, Q की कहानी क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ तो यहाँ 2 और 1 रेशियो, तो Q आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2 इसके साथ 2 × 10 20 प्लस 1 × 4, अच्छा इसने P भी लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसने कुछ और करके बना के लिया है। हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। Q के लिए ये हमारा A है 1 1 और ये B 10,3, हम Q निकालेंगे, ये 2:1। तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 × 10 20 प्लस 1 × 1 1 बाई 2 + 1 3। और फिर y कोऑर्डिनेट 2 को इसके y के साथ 2 × 3 प्लस 1 × 1, तो 2 × 3 6 प्लस 1/3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, Q 21/3 7 7/3।
ये आ गई। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमारे आ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। तो जैसे ये ट्रायंगल रहा है, इसका एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये तो 1/2 1/2, और ये ऐसे आता है मॉड, ये मोड मोड लगाओ, ये ऐसे ऐसे आता है ना, 1/2 मोड x1 प्लस ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, x1 x2 x3, ब्रैकेट में y वाली टर्म, 1 के साथ 2 3, 1 2 3, y2 माइनस y3। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में 2 के बाद 3 1 y में, 2 के बाद 3 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, ऐसे ही चलेगा ये 1 2 3 1 2 3, तो 2 के बाद 3 और 1 x3, 3 के बाद क्या आता है फिर 1 2, y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2, और जो ये डिटर्मिनेंट है इसका मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये भी एरिया है ट्रायंगल का एरिया। क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन भी आया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये तरीका देखो, हमारे 3 पॉइंट है x1 y1, ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं ना, x2 y2, और लास्ट वाला पॉइंट x3 y3, यही तो होते हैं 3 पॉइंट। तो देखो 1/2 तो सबके साथ आएगा, ये 3 पार्ट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एरिया में 4 होंगे, उसने क्या बनाया 1/2 x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, फिर x1 y1 x2 y2, इसके आगे x1 y1 के आगे, फिर यहाँ पे ये वाला यहाँ से शुरू है, x2 y2 यहाँ पर है, x2 y2 x3 y3, फिर x3 y3 यही शुरू, x3 y3, और उसके बाद x4 y4 नहीं आएगा, क्योंकि x4 y4 कहाँ आएंगे भाई, 3 ही पॉइंट तो हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो फिर पहले वाला x1 y1, और 1/2 सबके साथ है। ठीक है, ये आएगा और मोड़ लगा देना इसके ऊपर फिर, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ पॉलीगन। तो मेरे पास मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट है मेरे पास x1 y1, ये जो ये लगाया ना, ये डिटर्मिनेंट है 2/2 की, ये सब 2/2 की डिटर्मिनेंट है। तो पहला a x1 y1, और b है x2 y2, c x3 y3, और d x4 y4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वही आता है, ऐसे 4 टर्म आएंगी, 1/2 डिटर्मिनेंट। तरीका वही है x1 y1 x2 y2, ऐसे ही चलेगा ये, प्लस 1/2 फिर x2 y2 x3 y3, फिर प्लस 1/2 x3 y3। कितनी डिटर्मिनेंट आएंगी 4, ट्रायंगल में 3, x4 y4, फिर प्लस 1/2 x4 y4 x5 y5, नहीं तो वो तो है ही नहीं इसमें, तो फिर कौन सा आएगा पहले वाला x1 y1 x1 y1। तो यहाँ पर ये वैल्यूज डाल दो, ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इनको सॉल्व करके इनका सम करो, आंसर आ जाएगा, और नेगेटिव आ गया तो मोड लगा देना ऊपर। देखिए अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो
इसके बाद आएगा आज के लेक्चर में, तो ये बेसिक्स है कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कहीं भी यूज हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जी मतलब सेंट्रोइड, ये वाला भाई हमारा क्या है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। आज का जो मेन काम है हमारा यही है, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स कैसे फाइंड करना है, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरा पार्ट है लोकस, लोकस से रिलेटेड कैसे अप्लाई करते हैं, लोकस क्या होता है वो वाला हम देखेंगे आज आज क्लास में। तो भी सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन बाय, भाई ट्रायंगल है ये ए बी सी, उसकी 3 मीडियन होती है, एक ए से जाएगी मीडियन क्या करेगी, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। एक मीडियन ये दूसरी मीडियन, ये तीसरी मीडियन, और ये होता है ट्रायंगल की तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है उसी को हम सेंट्रोइड, जहां पर हमने उसको नोटेशन दिया है जी से, जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। निकालते कैसे हैं, निकालने का है, तीनों पॉइंट दिए हैं तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये सेंट्रोइड है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सेंट्रोइड से रिलेटेड। अब ये देखो सेंट्रोइड ये था कि इसमें तीनों मीडियन बनी हुई है, तो तीनों मीडियन जब बना दोगे तो कितने ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो एक तो ये, एक ये, 3, 4, 5, 6, तो ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं 6 ट्रायंगल्स, सबका एरिया क्या होता है, इक्वल। ठीक है, ये लिखा है ऑल मीडियंस डिवाइड्स गिवन ट्रायंगल इन 6 इक्वल पार्ट्स, मतलब सबका ये 6 इक्वल पार्ट्स है, सबका एरिया कितना है, बराबर है। ठीक है, दूसरा जो ये मीडियन होती है ए, ये मीडियन हम दे देते हैं इसको, ये हमारी है ए बी मीडियन, और ये है बी ई, और ये है सी एफ। जो मीडियन होती है इसी पे सेंट्रोइड है, ये रहा। और सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, और जो रेशियो है वो वर्टेक्स से है, वर्टेक्स की ओर से देखा जाता है, 2:1, ऐसे नहीं कि 1:2, 2:1, 2:1। तो ये रेशियो क्या आएगा, यहाँ से ये मीडियन है बी, तो ये रेशियो कितना आएगा, बी जी और जी ई, ये 2 और ये 1 का रेशियो है, बी जी और जी ई का रेशियो। ऐसे यहाँ से ये मीडियन है तो सी जी और जी एफ, ये रेशियो क्या रेशियो आएगा, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड करेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये तो लिखा है ए डी द मीडियन थ्रू ए विद जी ऑन इट एंड ए जी, जो जी है ए डी को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल्स obtained by joining midpoints will be same as the original triangle। तो ये क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल है, क्वेश्चन आया है तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये ट्रायंगल, इसका तीनों पॉइंट दिए रहेंगे, ए बी सी कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, इसका सेंट्रोइड जी है। एक और ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या है, तीनों साइड के मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट क्या, तीनों के मिड पॉइंट, उनसे एक ट्रायंगल बना दो, ये वाला ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ का सेंट्रोइड भी क्या रहेगा, जी, ओरिजिनल ट्रायंगल का, और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल आएगा उसका सेंट्रोइड क्या रहता है, सेम ही रहता है दोनों का, ये कह रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सरकम सेंटर। भाई कोई ट्रायंगल है हमारा, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ऐसे है,
ए बी से कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वर्टिसेस के। तो ये जो पहली साइड है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब मिड से जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से जाना है और ए सी को इक्वली डिवाइड करके जाएगा। ऐसे ही फिर बी सी का मिड पॉइंट से जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। इनका जो तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, वही क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। उसको हम जनरली कोई नोटेशन ओ से भी दिखाते हैं, कभी कभी सी से दिखा देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो ये ओ है। अच्छा, अब इस ओ की प्रॉपर्टी, ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर ये ऐसा पॉइंट है कि इससे हम ये जो होता है ए से बी से सी से इसकी दूरी वो कैसी होती है, बराबर। मतलब अगर हम ओ को सेंटर मान के एक सर्कल बनाएं, और तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा, क्योंकि वो तीनों ही वर्टेक्स ओ से बराबर दूरी पर है। ये जो सर्कल है जो ओ को सेंटर मान के बनाओगे और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा, इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम, सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सरकम सर्कल। और इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, ठीक है। ये वाला सर्कल स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, इसके सेंटर को सरकम सेंटर। और ये रहा सरकम सेंटर हमारा यहाँ पर। चलिए, बात आती है इसको निकालते कैसे हैं सरकम। इसके लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन हम वो फॉर्मूले से निकालते नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके सरकम सेंटर निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास तीनों वर्टेक्स होंगे ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, और ये जो उसके परपेंडिकुलर लाइन है, ए बी का स्लोप पता होगा तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए। एक ऐसी दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसकी इक्वेशन कैसे, इस पॉइंट को निकालो ए बी का, ए सी का मिड पॉइंट, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप निकालो, क्योंकि ये ए सी के परपेंडिकुलर है। ए सी का स्लोप हमें मिल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो ये जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। इसी तरीके से निकालते हैं, यही बेस्ट मेथड। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसने बोला है कि जो हमारा सरकम सेंटर है, ओ बी द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको ए बी ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सेंटर भी बोलते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बोला कि ओ क्या है, इसको हम जो सरकम सर्कल है उसका सेंटर भी बोल सकते हैं, सरकम सर्कल। या एक ट्रायंगल से बोलोगे तो इसको ट्रायंगल का सेंटर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे भी बोला जाता है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अच्छा ऐसे भी नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे निकालने में कोई इक्वेशंस का यूज करके स्ट्रेट लाइन का वो ज्यादा बेस्ट मेथड है। ये कंडीशन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना, ओके वो ये कह रहा है कि ये कंडीशन लगाओ, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से ही निकालेंगे। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, बना दो एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बना ना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सरकम सेंटर। जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो सरकम सेंटर हो जाता है, मतलब ये वाला।
अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, कभी कभी ट्रायंगल राइट एंगल दिया होता है तो जल्दी काम हो जाता है। तो हमें पता है ये यहाँ पर ए पर 90 डिग्री है, और हमें ए पता है, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट। पूछा है ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को देगा राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज को देखो कौन सी साइड है, उसका जो मिड पॉइंट ढूंढ लो। ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, ये मिड पॉइंट, यही हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बराबर, ठीक है। ऐसे एक सर्कल बनेगा, वो सरकम सर्कल कहलाएगा। निकल जाएगा नाम अगर राइट एंगल ट्रायंगल में। ये तो लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, सरकम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ ये तो होता ही है, ठीक है, याद रखना है ये वाला। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इन सेंटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है भाई, इस ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल है, तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर बनाओ। तो पहले का बाइसेक्टर ये जा रहा है, जैसे ये ए का बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे जाके कट करेगा, ठीक है भाई, ये तो एंगल को डिवाइड करके जाएगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करके। बी का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इन सेंटर। इसको जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका भाई हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही लगाएंगे हम, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टेक्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। अब ध्यान रखो इसमें, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड, इसकी लेंथ को हम ए से डिनोट करेंगे, वर्टेक्स ए के अपोजिट। वर्टेक्स बी के अपोजिट वाली साइड को हम उसकी लेंथ को बी से डिनोट करेंगे, और वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड की लेंथ को हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ए बी सी क्या है, जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इन सेंटर का, वो तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्या, कैसे मिलेगा, कैसे कैसे करना है वो देखना है। और वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो तीनों के वाई कोऑर्डिनेट से मिलके बनेगा। लेकिन कैसे मिलना है, देखो, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को जनरली मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऐसे तो ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। मैं ऐसे याद रखता हूँ। ए एक्स वन का मतलब क्या होता है, आप एक्स वन कोऑर्डिनेट पकड़ो, ए का एक्स वन, इसके अपोजिट वाली साइड को मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स वन प्लस इसका फिर एक्स टू कोऑर्डिनेट पकड़ो, बी का, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट साइड की लेंथ, बी एक्स टू, फिर प्लस इसका सी का एक्स थ्री कोऑर्डिनेट पकड़ो, उसको अपोजिट साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई, सी एक्स थ्री, और अपॉन में तीनों साइड्स की लेंथ का सम। ये आपका ए कोऑर्डिनेट है। ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट, अब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे कैसे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट, आप ए का वाई वन कोऑर्डिनेट पकड़ो, अपोजिट साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करो, ए वाई वन, ये रहा ना, प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट पकड़ो, उसको अपोजिट साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई, बी वाई टू, सी का वाई कोऑर्डिनेट और उसके अपोजिट वाली साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करो, सी वाई थ्री, और नीचे क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पर ये लिखा है ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स अपोजिट टू द वर्टेक्स ए बी एंड सी, ए के अपोजिट, बी बी के अपोजिट, सी के अपोजिट। फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेंटर। ये कह रहा है ऐसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना देते हैं पहले एक। ये ट्रायंगल है, ABC, और एक एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं अभी ए से। ये एंगल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट नहीं करेगा। मिड पॉइंट पे तभी कट करेगा अगर ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में तो सारी चीजें एक ही हो जाती हैं, फिर वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, सब एक ही लाइन हो जाती है वो इक्विलेटरल में। तो ये AD है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है ए का। अपोजिट साइड को उसने डीपर कट किया। अपोजिट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अपोजिट साइड मतलब ये रेशियो BD DC, ये रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो ये रेशियो क्या होता है? ए के अपो ये BC साइड की लेंथ होती है ए, AC साइड की लेंथ होती है B, AB साइड की लेंथ होती है C। ठीक है ना, वही है, B के अपोजिट B, C के अपोजिट C, वर्टेक्स A के अपोजिट A। तो ये होता है हमारा BD बाई DC। क्या होता है? ये साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा, BD DC, तो ये C बाई B के रेशियो में। ठीक है, ऐसे देखो BD चला कहाँ से, दोबारा देखो, वही ये AD अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये लाइन C, ये B। AD एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उन्हीं के रेशियो में, मतलब ये रेशियो C और B ही रहेगा। लेंथ नहीं कह रहा, उन साइड उन जो BD और DC है उनका रेशियो CB। ठीक है, ऐसे ही अगर ये लेंथ हमारी A है और ये लेंथ C है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है BE, A और C रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो रेशियो है CE का और AE का, A और C का रहेगा। ये चलता है कहानी इसमें। If AD is bisector of angle A with I in center, ठीक है, AD बाइसेक्टर है, इसी पे कहीं इन सेंटर होगा। ठीक है, इसी पे होता है। तो ये जो रेशियो है, ये देख लो, ये जो रेशियो है AI और DI, ये जो रेशियो है, इन सेंटर AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये आता है भाई AI अपॉन ID, ये आता है B प्लस C अपॉन ए, ये B प्लस C अपॉन A, B प्लस C और A के रेशियो में। ठीक है, A के अपोजिट साइड A होती है, वर्टेक्स A के अपोजिट साइड A, और ये हमारी B और C, ये A है। ठीक है, ध्यान रखना है, A के अपोजिट जो साइड A है वो नीचे है यहाँ पर। अगर मैं बोलूं कि भाई ये BE है, BI, मुझे बताओ BI और IE, ये रेशियो क्या है? यहाँ पर IBE को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बता सकते हो? ये B है, तो ऊपर क्या आएगा? A प्लस C, और नीचे क्या आएगा? B। हाँ, ठीक है। दूसरा एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी देख लो, ये भी देख लो प्रॉपर्टी। इमेज ऑफ ए, कोई वर्टेक्स है ए की इमेज अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर, जैसे इसको हटाओ, देखो ये जो पॉइंट ए है दिख रहा है, ये वर्टेक्स, और इधर से दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं बी का, बी से एक एंगल बाइसेक्टर गया। ठीक है, ऐसे BE, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर जाएगा C से। ठीक है, CF। अगर आप एक ही इमेज निकालोगे इन दो इंटर इसके
इस ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके रेस्पेक्ट में, तो जो ए की इमेज है वो बीसी लाइन पर आएगी, यहाँ पर कहीं वो जो इमेज है वो बीसी लाइन पर आएगी, ए की इमेज किसी भी एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में निकाल लो, ए के बीई के निकालो या सी एफ के रेस्पेक्ट में। अगर आप ए की इमेज निकालोगे जो एंगल बाइसेक्टर सी एफ है इसके रेस्पेक्ट में, तो भाई वो इमेज भी चाहे कैसी आए, इधर से जाए, जो इमेज है वो ए की इमेज इसके रेस्पेक्ट में वो इसी लाइन पर आएगी, बीसी लाइन पर। ठीक है, और मैं बोलूँ बी की इमेज होगी वो एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर जो ए से जा रहा है और सी से जा रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में निकालो किस पर जाएगी, ए सी के ऊपर आएगी। ये रूल है इसमें। चलिए, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो तीनों एक ट्रायंगल दिख रहा है ना एबीसी, ये वाला ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये क्या कहलाएगा, ऑल्टीट्यूड। एक तीन होते हैं। फिर बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक ऑल्टीट्यूड ये। एक वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक वर्टेक्स ये। ठीक है, ये तीन परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओ नाम दो या इसको एच नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब बात आती है इसको निकालते कैसे हैं। निकालने का फॉर्मूला हम याद नहीं रखते हैं, जरूरत नहीं है। निकालेंगे हम स्ट्रेट लाइन के तरीके से, जैसे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे एच, ये लाइन देखो, ए ओ, ए ओ लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है, ये बीसी है। ठीक है भाई, ए ओ लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है, तो आप भाई बीसी का स्लोप निकालना। तो एच के कोऑर्डिनेट मान लेना, आप मान लो एच कोमा की, ए के कोऑर्डिनेट पता है, ए ओ लाइन का स्लोप निकालना और बीसी का स्लोप, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1। वहां से एक रिलेशन आएगा एच में और के में। ठीक है, एक और रिलेशन, वो कैसे देखेंगे, इधर से देखना है आपसे, ये लाइन बी एच, इसको ओ मान लो या एच मान लो, बी एच, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन को देखो और एसी को देखो, दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर। एच के कोऑर्डिनेट हमें पता है, एच कोमा के, तो यहाँ पे दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 कर दो। एक और रिलेशन आएगा एच कोमा के में, जो ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स में, दोनों को सॉल्व करके एच कोमा के निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लो। इफ फॉर ए ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है, ओ है। तो जो ट्रायंगल है देखो, एक ट्रायंगल तो ये देखो, ए बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या है, ओ है। ये तीन ट्रायंगल देखो, एक तो ये, ठीक है, दूसरा, एक तो ये, और दूसरा ये ट्रायंगल देखो, और तो तीसरा ये ट्रायंगल देखो। इन तीनों के ऑर्थो सेंटर देखो क्या है। मैं पूछूं कि ए बी ओ का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ए बी ओ का ऑर्थो सेंटर आता है सी। मैं पूछूं बी सी ओ, बी सी ओ में बी और सी तो ट्रायंगल एबीसी की साइड है, बी सी ओ का ऑर्थो सेंटर वो आता है ए सी ओ, ए सी तो ट्रायंगल की साइड से, ए सी ओ का ऑर्थो सेंटर आता है बी। चेक कर सकते हो, देखो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कैसे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई, क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करो और उन ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो मैं, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, ए बी ओ में देखो, ए बी ओ ट्रायंगल, ये वाली, इसको एक्सटेंड करो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला। ठीक है, और अब ए वर्टेक्स को पकड़ो, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली बी ओ, इसको एक्सटेंड करो, इस पर परपेंडिकुलर ए से,
ये रहा, ये परपेंडिकुलर कहाँ, ये जो ऑल्टीट्यूड है कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, सी पर, तो सी क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ओ तो किसका है, पूरे ट्रायंगल का, ए बी ओ का सी है, बी सी ओ का ए है, क्या ऑर्थो सेंटर, ए बी सी का, ए सी ओ का बी है। ठीक है, चलिए वही इस लाइन में लिखा है। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर विद रेस्पेक्ट टू एनी लाइन ऑफ ट्रायंगल विल बी ऑन द सर्कम सर्कल। देखो भाई, ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का अगर रिफ्लेक्शन लेंगे किसी भी लाइन के, इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ये आ गया, इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये आ गया। ओ का ए सी के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन है साइड्स के रेस्पेक्ट में, ये हमेशा ही जो उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, एक सर्कल है जो तीनों वर्टेक्स से जा रहा है, उसके ऊपर लाई करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या बोला है, ऑर्थो सेंटर का जो रिफ्लेक्शन है तीनों साइड्स के रेस्पेक्ट में, वो उस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है उस पे लाई करते हैं। चलिए, एक पॉइंट ये लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती है। तो ये जो चार टर्म है, जी ओ आई सी, जी सेंट्रोइड, ओ सर्कम सेंटर, आई इन सेंटर, सी, इसने क्या क्या नाम दे दिए, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, कंफ्यूजन रहेगा ना, सी ओ, जी सेंट्रोइड, ओ सर्कम सेंटर, आई इन सेंटर, सी की जगह ले लो एच, एच या सी ऑर्थो सेंटर। ये जो सारे पॉइंट होते हैं, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, लाई ऑन द सेम लाइन, वो एक लाइन में आ जाते हैं। ट्रायंगल के सारे पॉइंट निकालो, जी ओ आई एच, वो एक लाइन में आ जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे एक लाइन में। कब, अगर ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। ठीक है, बात है अगर इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल में जो चारों पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द 4 पॉइंट्स कोइंसाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखो अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की बात करें, सर्कम सेंटर की बात करें और ऑर्थो सेंटर की, बोथ लाइज आउटसाइड, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीन में से एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर निकालो उसका, ऑर्थो सेंटर, दोनों ही ट्रायंगल से बाहर होते हैं। ठीक है, और बाकी, हाँ ठीक है, ये दोनों बाहर होते हैं ऑब्ट्यूज में। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये पॉइंट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर देखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है वही पॉइंट क्या कहलाता है, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है वही पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट देखोगे ना, ये वाला पॉइंट ए से अपोजिट, अपोजिट साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ये रहा, सी इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, उस पर परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ जाता है। सेंट्रोइड इन सेंटर ऑलवेज लाई इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड और इन सेंटर है वो हमेशा कहाँ लाई करते हैं, कहाँ, इंटीरियर, अंदर ट्रायंगल के अंदर। वेयर एज, लेकिन जो ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, वो हमेशा सर्कल के अंदर नहीं होते हैं, वो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कल के अंदर होंगे। ठीक है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो सर्कल के बाहर होंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ही कहां पर होंगे, ट्रायंगल पर होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर तो ये हो जाता है, सर्कम सेंटर कहाँ हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का
मिड पॉइंट वो सर्कम सेंटर हो जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों ही एच और ओ ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर ट्रायंगल पर होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर, और एक्यूट एंगल में अंदर। और जी और आई की बात करें, सेंटर और इन सेंटर, ऑलवेज वो कहाँ रहते हैं, ट्रायंगल के अंदर। चलिए, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो एच है हमारा ऑर्थो सेंटर, ओ है यहाँ पे सर्कम सेंटर। जो सेंट्रोइड है हमेशा ही एच और ओ को, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर की ओर मिलाने वाली जो लाइन है जी, उस लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, जी उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। ये तीनों, इसका मतलब ये कह रहा है कि ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, इक्विलेटरल में तो ये तीनों एक ही जगह आ जाते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, बाकी कैसा भी हो, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे, और ये तीनों पॉइंट, और जी उनको 2:1 में डिवाइड करेगा, एच और ओ। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लोकस स्टार्ट करते हैं। लोकस की थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस्ड। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, वो करेंगे। लोकस क्या होता है, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। एक पॉइंट है मूविंग, मूव कर रहा है अंडर वन और मोर गिवन कंडीशंस, मूव कर रहा है। मूव करेगा पॉइंट, उस पर कंडीशन लगी है, उन कंडीशन के अंडर में वो मूव करेगा, तो क्या बनाएगा, एक पाथ बनाएगा। कैसा भी पाथ हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। उस पाथ को ही हम, पाथ को ही क्या बोलते हैं, लोकस। क्या बोलते हैं पाथ को, लोकस ऑफ ऑफ ए पॉइंट। और वो पॉइंट फिक्स नहीं होता है। लोकस, जिस पॉइंट का लोकस पूछेगा, मूविंग पॉइंट। तो लोकस क्या है, पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशंस। अब कैसे निकालेंगे, लोकस के कई सारे क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में कई क्वेश्चन दिख जाते हैं जिसमें लोकस वर्ड यूज होता है। लोकस का मतलब एक इक्वेशन आएगी पाथ की। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन में करेंगे हम। तो पहले क्या है, लोकस फाइंड करने के लिए पहले जो कंडीशंस है, राइट ज्योमेट्रिकल कंडीशन या कंडीशंस, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस देखो क्या है, और उनको कन्वर्ट दैम इन एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब भाई इक्वेशंस बनाओ ना उनकी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी होंगी। ठीक है, वो दिख रहा होगा ज्योमेट्री में ऐसे हो रहा है, उनको आप एल्जेब्रिक फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, एक्स वाई की टर्म में लिखो इक्वेशन, तभी तो मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे कुछ। उसके बाद एलिमिनेट वेरिएबल्स। अगर हमने कोई वेरिएबल, पैरामीटर, मतलब कुछ कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें माना है, कुछ चीज अपने हमें खुद मानी है, अल्फा, बीटा, ए, बी, तो भाई जो आप खुद मानोगे ऐसे कांस्टेंट, उनको हम पैरामीटर बोलते हैं। कुछ कांस्टेंट या पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने की कभी कभी जरूरत होती है। मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो वह कहाँ कट करेगी, मैं मान लिया कि a,0 पर कट कर रही है, तो ए क्या है, पैरामीटर। ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे पैरामीटर कभी कभी इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो फिर उनको हमें एलिमिनेट भी करना होता है। ठीक है, ठीक है, ये करना जरूरी होता है इसमें। एलिमिनेट वेरिएबल्स मतलब पैरामीटर्स जो हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बाद गेट रिलेशन बिटवीन एच एंड के। तो पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो लिखा ही नहीं। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है, जो पॉइंट है, कोई भी बोलेगा सेंट्रोइड का लोकस निकालो, सर्कम सेंटर का लोकस निकालो, पॉइंट वहां है उसका लोकस। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट पहले एच कोमा के मान लो, और फिर आप जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी है उनको देखो और उनको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद ठीक है, और जब एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एच कोमा के भी उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा, एच एच और के भी आएगा, और हो सकता है कुछ पैरामीटर आ जाएं, तो एलिमिनेट वेरिएबल्स, पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। और उसके बाद आप एलिमिनेट करने के बाद गेट रिलेशन बिटवीन एच एंड के। जो फाइनल रिलेशन है उसमें ये एच और के ही आएंगे, बाकी कोई
पैरामीटर नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो आप उसमें यूज करोगे। उसके बाद h की जगह आप x रख दो, k की जगह y, और जो एक्स वाई में इक्वेशन आएगी उसी को हम वो क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फाइंड लोकस या कर्व, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। भाई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए ले लो उसको 0,0, एक पॉइंट है बी 2,0। ठीक है, दो पॉइंट है, इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर, भाई इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो दोनों से बराबर दूर, जैसे एक पॉइंट तो यही हो गया, एक पॉइंट ये सब पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। वो पॉइंट है, एक पाथ बनाएंगे, ठीक है, उस पाथ की इक्वेशन लिखनी है हमें। ठीक है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं मान लूंगा ये पॉइंट है कोई, ये रहा पॉइंट, जो एच कॉमा के लेट करूंगा उसको, जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये दूरी पी ए और पी बी, ये दोनों दूरियां कैसी हैं, बराबर है। ये कंडीशन अब मैं क्या बनाऊंगा, मैंने एच कॉमा के माना, अब मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन कुछ ऐसे उनको कन्वर्ट करूंगा एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा पी ए इक्वल टू पी बी, ये दूरी बराबर है, पी ए और पी बी बराबर है, ये है हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट कहीं भी जाए पी, लेकिन वो ए से और बी से उसकी दूरी बराबर रखती है। ठीक है, ये रख दी हमने। अब पी ए की वैल्यू डाल दो आप, पी ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पी दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, ना भी करो बाद में स्क्वायर कर लेना। और भाई पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, अरे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, ठीक है, तो कितनी आ गई, h-0 स्क्वायर, पी की ए से दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला k-0 स्क्वायर, पी बी, पी की बी से दूरी h-2 स्क्वायर प्लस k-0 स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट में h-2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया काम, के स्क्वायर कैंसिल करो, कोई पैरामीटर वैरामीटर तो है नहीं इसमें, एच के था, एच के ही है, कुछ हमने लगाया नहीं इसमें कि अल्फा बीटा ए बी, कुछ नहीं लगाया और कुछ है ही नहीं इसमें, तो जो था वो रहेगा इसमें। तो एच स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करो, एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab -4h, ये भी कैंसिल कर दूँ, क्या रहा है, 4h इक्वल टू 4, h इक्वल टू 1। अब जो भी आएगा लास्ट में जाके, जो कुछ भी आ जाएगा एच के में, जो इक्वेशन आएगी, एच की जगह एक्स रख देंगे, के की जगह वाई, तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1, ये पाथ है, एक्स इक्वल टू 1, एक लाइन है, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, पता ही है, तो ये ओरिजिन है यहाँ से, ये है ना एक्स इक्वल टू 1, ये है लाइन, तो इसका पाथ है। ठीक है, तो जैसे ए और बी ये दो पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट एंगल ए पी बी, तो ये दो पॉइंट है, ए ये रहा, बी ये रहा, दो पॉइंट है ना, ए बी गिवन है, लेकिन पी ऐसे जा रहा है, कहीं भी जाए पी मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने ऐसे दिखा दिया, पी जहाँ भी जाएगा ये एंगल है ए पी बी, एंगल ए पी बी जहाँ भी जाए ये एंगल कितना कह रहा है, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है 90 डिग्री रहेगा, पी कहीं भी चला जाए, यहाँ आ जाए पी, ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ आ जाए पी, ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा ही। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये कंडीशन को आप एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखो, वही लिखा एंगल ए पी बी 90, जो ट्रायंगल पी ए बी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, लगा दी कंडीशन। भाई ए पी स्क्वायर हमें पता ही है, ए पी क्या है, ए पी पता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, और पी के कोऑर्डिनेट एच कोमा के माना, जिसका लोकस निकालना है। ए हमें बताया 0,0, बी हमें बताया 2,0, ए पी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, ए और पी के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना,
रूट ऑफ h माइनस 0 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए पी बी पी, बी पी या पी बी, ये आ जाएगा बी और पी के बीच की डिस्टेंस h माइनस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ए बी, ए बी कितना आएगा, रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 प्लस 0, ठीक है 2। ये सब वैल्यू रखो, यहाँ पर ए पी स्क्वायर की वैल्यू रखो, ए पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। पी बी स्क्वायर की वैल्यू जब स्क्वायर करोगे ना, अरे ये जो जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे बी पी स्क्वायर निकालोगे, रूट कैंसिल, ये आ जाएगा। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सॉल्व करके ये आ गया। कोई प्रश्न में एच की जगह एक्स रख देना है, के की जगह वाई रख देना है, ये लोकस आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी लोकस का ही है। इसने बोला है, इसके कई पार्ट है, इसने ये बोला है इफ ए एंड बी आर वेरिएबल पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इससे थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो भाई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट इस पर है, कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता है, ए इस पर है और बी कहाँ पर है, इस पर है कहीं पर, ठीक है। सच दैट ये क्या लिखा है, लेंथ ए बी इक्वल टू 4, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है एक पॉइंट इस पर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है ये रहा, और बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, कहीं भी ले लो, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी रखनी है, यहाँ से कंडीशन 4 ही रखनी है। ए बी को कहीं भी घुमाओ, ए को एक्स एक्सिस पर, बी को वाई एक्सिस पर, ठीक है। ए बी के बीच की डिस्टेंस 4 है। तो अब उसने इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी अगर ए बी का मिड पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट बदलेगा ना, तो भाई ए बदल गया, मान लो ये यहाँ पर ए आ गया, तो मिड पॉइंट ये, ए बी बदल गए, मिड पॉइंट बदल जाएंगे। तो जितने भी ए बी बदलोगे और उनके मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, वो पाथ बनाएंगे उसकी इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट को लेट कर लेता हूँ, इस मिड पॉइंट को ले लिया मैंने पी और उसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने एच कोमा की, ठीक है। अब मुझे एच कोमा के में रिलेशन चाहिए, लेकिन रिलेशन कैसे निकालूं मैं, ये ट्रायंगल हमेशा ही कैसा रहने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। अब मुझे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ 4 है, ये कितनी है ये कितनी है नहीं पता है, तो मुझे ये पॉइंट ए है, तो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, मान लो ये ए कॉमा 0 है, ये मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया, ये पैरामीटर है, ए मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया, मान लिया कि जो पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर ए कॉमा 0 है। अब इसको लास्ट में मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अभी कुछ कंडीशन बनाने के लिए रास्ता नहीं है, तो मुझे कुछ कंडीशन बनानी है, तो कुछ इसमें मानना पड़ेगा। बी पॉइंट वाई एक्सिस पर इसको ले लेता हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी पैरामीटर है, इनको मुझे हटाना है, बस ये माइंड में रखना है। कंडीशन बनाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ए बी इक्वल टू 4 दिया है, ए बी इक्वल टू 4, या तो राइट एंगल वाली कंडीशन लगा दो, या आप क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट एच कोमा के, देखो एक कंडीशन तो ये है कि ये डिस्टेंस ए है, ये बी है। अच्छा यहाँ पे उसने क्या लिया, अल्फा कोमा 0 0, बीटा, हम भी यही ले लो, कुछ भी ले सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ले लेते हैं चलिए, ठीक है। ए को ले लिया अल्फा कोमा 0 और बी को ले लिया 0, बीटा, ठीक है, ऐसे लिया। और ए बी की लेंथ 4 है, ये ए बी की लेंथ 4 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा लो या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये अल्फा ये बीटा,
तो ट्रायंगल ओ ए बी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा। अब पहला पार्ट शुरू करते हैं। ये तो रहना ही है कंडीशन, ये तो रहनी ही है। अब पहला पार्ट, लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी कॉमा के, एच कॉमा के। अब ये मिड पॉइंट है, ठीक है भाई, ए बी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, एच इक्वल टू अल्फा प्लस 0/2 और के इक्वल टू बीटा प्लस 0/2। आ गया, ये कंडीशन लगाई यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई 2h, बीटा की वैल्यू आ गई 2k, यहाँ से आ गई। एलिमिनेट क्या करना है, अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर देना है। अब ये अल्फा एच और के में चाहिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। अल्फा बीटा रख दोगे, अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएंगी और एच के की टर्म्स में इक्वेशन आएगी, रखो। तो ये 4h² प्लस 4k² इक्वल टू 16, ये आ गई। हो गया ना एलिमिनेट यहाँ तक, बस ऐसे करना है। एच की जगह एक्स रख दो, के की जगह वाई, ये आ गया लोकस। नेक्स्ट, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एओबी, इसके लिए देख लेते हैं सेकंड वाले के लिए। ट्रायंगल है अपना वही, ये वाला उसने ट्रायंगल नहीं दिया था। एक्स एक्सिस है, बेस मतलब वही दिया हुआ है उसने क्वेश्चन का, बेसिक इंफॉर्मेशन वही है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक पॉइंट यहाँ पर है, हमने माना है अल्फा कोमा 0, उसमें मान सकते हैं अल्फा पैरामीटर। एक पॉइंट बी वाई एक्सिस पर 0 कोमा बीटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 है, ठीक है। और ये कंडीशन हमें पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 है। ये कंडीशन हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये अल्फा है, वही कंडीशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, 16। अब लोकस किसका निकालना है, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एओबी। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के ट्रायंगल का सर्कम सेंटर वो होता है मिड पॉइंट। वो क्या होता है, मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट का सर्कम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का लोकस तो मान लो एच कॉमा के, खत्म। अब ये पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो उसमें आप। और पहले क्या लिखा था उसने, पहले लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब भी वही है, अब भी नई चीज कुछ नहीं है, वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा, बस डेटा थोड़ा बदला है, इनडायरेक्टली वही चीज पूछ रहा है। उसने पहले बोला था लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इस बार बोला है लोकस ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर भी मिड पॉइंट होता है। तो एच इक्वल टू अल्फा बाई 2, के इक्वल टू बीटा बाई 2, अल्फा की वैल्यू 2h, बीटा की वैल्यू 2k। अल्फा की वैल्यू डालो यहाँ पर, बीटा की वैल्यू डालो इसमें, अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएंगे, एच के में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एओबी, लोकस ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का लोकस देखो, देखो ये है मेरे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मेरे पास ए अल्फा कोमा 0, बी 0 कोमा बीटा, ये डिस्टेंस 4, ठीक है। और सेंट्रोइड का लोकस, ये पॉइंट है मेरे पास 0 कोमा 0, ठीक है। तीनों पॉइंट पता है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यहाँ पर है, मान लो सेंट्रोइड जी है, कुछ भी मान लो, पी मान लो, सेंट्रोइड पी है, उसके कोऑर्डिनेट है एच कोमा की। तो फॉर्मूला याद करो, सेंट्रोइड का क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, एक्स कोऑर्डिनेट। तो 0 प्लस 0 और प्लस अल्फा बाई 3 के बीटा प्लस 0 प्लस 0/3, अल्फा आ जाएगा 3h, बीटा आ जाएगा 3k। ये दोनों कंडीशन आप इसमें डाल देना, और ये जो मेन रिजल्ट था अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, इसमें डाल दो अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएंगे और एच के में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2
1 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कह रहा है अगले में, इसमें कह रहा है ये इस वाले में क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ए बी है, और ये कोई ए बी 4 लेंथ दी है, और इस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकस निकालना है, एच कोमा की, जो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ए पता है हमें अल्फा कोमा 0, बी पता है 0 कोमा बीटा। सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पर 2:1 है ना, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा प्लस 1 जाएगा 0 के साथ, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 0 बाई 2 + 1 3 एच के वाई कोऑर्डिनेट, तो 2 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा बीटा के साथ, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बीटा बाई 3। यहाँ से आप क्या निकालोगे, अल्फा बीटा निकालो, और ये उसमें डाल देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, लोकस आ जाएगा। कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड, ऑर्थो सेंटर, सेक्शन फॉर्मूला, इन सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप के क्वेश्चन हम कल करेंगे, और कल हमारा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, उसके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 5-6 डिफरेंट फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने की, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो सारी चीज़ें कल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।